एक पिता अपनी बच्ची की बड़ी ही धूमधाम तरीके से शादी करता है। बच्ची शादी करके अपनी ससुराल में जाती है तो अपने पति के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती है। लगभग 10 साल का समय गुजर जाता है। इन 10 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार 10 साल के बाद एक दिन अचानक उस महिला की हत्या कर दिया जाता है। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नरवल और इसी नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नरौरा और इसी नरौरा गांव का रहने वाला है राजेश कुरेल। राजेश, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। राजेश की पत्नी का नाम है सुनीता, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। राजेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटा और 1 बेटी। राजेश जो खेती किसानी का काम करता है। बात कर रहा हूं मैं 12 दिसंबर 2023 की सुबह की। दरअसल नरौरा गांव का एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे ही गांव का रहने वाला राजेश, उसकी पत्नी की हत्या कर दिया गया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब राजेश के घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि आंगन में एक नहीं बल्कि 2 डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि राजेश की ही पत्नी सुनीता थी और मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि राजेश के ही बुआ का लड़का मनीष था। मनीष, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो औंग थाने के नलाथा गांव का रहने वाला है। पुलिस जब दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया है और वो तेज धारदार हथियार भी वहीं बगल में ही पड़ा हुआ था। दरअसल डेड बॉडी के बगल में ही राजेश काफ़ी उदास अवस्था में बैठा हुआ था और उसके तीनों बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस हत्या के बारे में राजेश से पूछताछ करती है। तो राजेश भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राजेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इन दोनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन राजेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सुनीता, जिसके पिता का नाम है बाबूराम, माँ का नाम है चंद्रावती। बाबूराम जो रायपुर गांव का रहने वाला है। बाबूराम के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम है अनीता, दूसरी बेटी सुनीता और सबसे छोटा बेटा अरविंद। बाबूराम जो खेती किसानी का काम करता है, अपनी बड़ी बेटी अनीता की शादी भी कर चुका है। लेकिन सुनीता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद बाबूराम अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और बाबूराम की ये तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और नरौरा गांव का रहने वाला राजेश उसे मिल जाता है। राजेश के पिता का नाम है मोतीलाल, माँ का नाम है रन्नो देवी। राजेश जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बाबूराम को जैसे ही राजेश पसंद आ जाता है, 7 जून 2009 को अपनी बेटी की शादी राजेश से कर देता है। सुनीता जब शादी करके अपनी ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लगभग 10 साल का समय गुजर जाता है। इन 10 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन राजेश के 3 बच्चे जैसे ही इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके घर का खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए राजेश अब अपने खेतों में और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। शाम के समय खेतों में काम करके जब अपने घर पर आता है, इस कदर से थक जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में नींद ही नहीं आती है। दरअसल सुनीता को अब अपने पति से सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सुनीता अब इधर उधर ताक झाँक करना शुरू कर देती है। इधर एक दिन राजेश के बुआ का लड़का मनीष उसके घर पर आता है। मनीष, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो कुंवारा है और दिखने में भी बेहद ही हट्टा कट्टा है। सुनीता जब मनीष को देखती है तो उसकी बॉडी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। क्योंकि दोनों के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों के बीच में काफ़ी हद तक हंसी मजाक भी होता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते मनीष और सुनीता
कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इसका पता दोनों को मालूम नहीं चलता है और आखिरकार दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, एक दिन इस बात की जानकारी सुनीता की सास को मालूम चल जाता है। जैसे ही रन्नो देवी को मालूम चलता है इस बारे में, वो अपने पति और बेटे से बातचीत करती है। राजेश को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का उसके ही बुआ के बेटे मनीष के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, राजेश अपनी पत्नी की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। उस दिन सुनीता अपने हाथ जोड़कर अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है। लेकिन राजेश उसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुनीता का मनीष से मुलाकात हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और सुनीता राजेश के बिना रह भी नहीं पाती है। दरअसल सुनीता को लगता है कि जब तक उसके सास ससुर साथ रहेंगे तब तक वो मनीष से मुलाकात नहीं कर सकती है। इसीलिए सुनीता अब अपने सास ससुर के साथ झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। सुनीता अपने पति से कहती है कि हम दोनों अलग रहेंगे, तुम अपने माता पिता को अलग कर दो। अलग रहने की बात जब राजेश के पिता को मालूम चलता है तो मोतीलाल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने लगता है। उसके बाद सुनीता भी आज़ाद पंछी हो जाती है। सुनीता फिर से मनीष के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको अपने ही घर में मिलने के लिए बुलाने लगती है। सुनीता जब मनीष को अपने घर में ही मिलने के लिए बुलाती है तो काफ़ी हद तक एहतियात भी करती है। जब उसका पति गहरी नींद में सो जाता है उसी वक्त ही मनीष के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको अपने घर में बुलाती है और अपने ही घर में मनीष के साथ मुलाकात करती है। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला लगभग 3 से 4 महीने तक चलता है, 12 दिसंबर को मनीष के चाचा के लड़के का तिलक होता है। इसीलिए मनीष का पिता उससे कहता है कि तुम अपने मामा के घर जाओ और अपने मामा और मामी को लेकर आओ। जैसे ही सुनीता के घर जाने की बात कहता है, 12 दिसंबर को मनीष सुनीता के गांव नरोरा पहुंच जाता है। लेकिन राजेश के घर पर जाने से पहले सुनीता के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज रात को मैं यहीं पर रहूँगा। रात में रुकने की बात जब कहता है तो सुनीता उसको समझाते हुए कहती है कि मेरा पति घर पर ही नहीं है बल्कि वो जाग भी रहा है, बेहतर है कि तुम आज रात को मेरे घर पर मत आना। लेकिन मनीष अपनी जिद पर उतर जाता है और आखिरकार सुनीता भी मनीष को मना नहीं कर पाती है। सुनीता मनीष से कहती है कि ठीक है, जब मेरा पति गहरी नींद में सो जाएगा तो मैं तुमको फ़ोन करूंगी और तुम चले आना। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, इधर राजेश काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद सुनीता मनीष के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको अपने घर के अंदर बुला लेती है और फिर मनीष को लेकर बगल के कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही लगभग 2 घंटे का समय गुजरता है, रात के लगभग 1 बजे के आसपास राजेश की नींद खुल जाती है। राजेश जैसे ही नींद से बाहर आता है, बिस्तर पर अपनी पत्नी को नहीं देखता है, अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है, दूसरे कमरे से उसको हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब कमरे के पास पहुंचता है, जाकर खिड़की के माध्यम से अंदर झांकता है तो अंदर का नज़ारा देखकर राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल कमरे के अंदर मनीष और सुनीता बिना कपड़ों के बेहद आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, गुस्से से पागल हो जाता है। किचन में जाता है और वहां से एक तेज़ धारदार हथियार उठा कर लाता है और आकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, मनीष वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही राजेश उस हथियार को मनीष के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से मनीष की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इधर सुनीता जब इस तरह का नज़ारा देखती है तो डर के मारे वो भी वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि सुनीता वहां से भाग पाती, राजेश सुनीता को भी पकड़ लेता है और उसी हथियार को सुनीता के गले पर भी चला देता है, जिसकी वजह से सुनीता की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों की डेड बॉडी को घसीट कर आंगन में रख देता है और उस हथियार को भी डेड बॉडी के पास ही रख देता है और पूरी रात उन दोनों की डेड बॉडी के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है, इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चलता है। उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में सूचना देता है। वाकई में राजेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस
राजेश को अपनी हिरासत में लेकर अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से राजेश के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।